Hello everyone. We are starting the second poem, Fire and Ice, from the book The First Flight. This poem is written by Robert Frost, and in this poem, Frost talks about the two different views regarding the end of the world. He says that he is in favor of those who say the world will end in fire, but in the last extract he is saying that he is also telling that the both fire and ice are equally competent of destroying the world. So we are starting here. Some say the world will end in fire, some say in ice. He is telling about that some people say the world will end in fire. Now here fire and ice are not literally used here. Fire and ice are the symbols used here. They are used symbolically. Fire is used as a symbol for desire and passion, and ice is the symbol of hatred and coldness. कि जो लोगों में डिज़ायर है, पैशन है, उसकी वजह से वर्ल्ड का एंड होगा. एंड आइस मीन्स कोल्डनेस और हेट्रेड जो लोगों में भरी हुई है. सो उस हेट्रेड से भी वर्ल्ड का एंड जो है वो हो सकता है. सो द पोएट इज सेइंग दैट some of the people say that the world will end in fire, and some say that the world will end in ice or coldness or hatred. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But the poet is saying that whatever he has seen of desire, he has experienced the desire, but he is favoring those people who favors fire. जो लोग कहते हैं कि फायर से एंड होगा इसका, दुनिया का, वर्ल्ड का, डिज़ायर से या पैशन से एंड होगा, पोएट उनके साथ है. बट इन द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट ही इज़ टेलिंग बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, कि अगर इसे ट्वाइस पैरिश करना है, ट्वाइस डिस्ट्रॉय होना है, अगर वर्ल्ड को चांस मिल जाते हैं कि दैट इट कैन डिस्ट्रॉय ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. तो वो कहता है कि फिर मुझे ये भी पता है कि अगर इसको चांस मिल जाए 2 बार डिस्ट्रॉय होने का, सो आइस भी उतनी ही कम्पिटेंट है, उतनी ही इक्वल है. आई नो एनफ ऑफ हेट, इट मीन्स हेट्रेड और कोल्डनेस, जो कि आइस को सिम्बोलाइज कर रहे हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. तो वो भी आइस भी उतनी ही कम्पिटेंट है एंड वुड सफाइस, कि ये सफिशेंट है वर्ल्ड को एंड अप करने के लिए. सो नाउ वी कम टू द समरी. रॉबर्ट्स फ्रोस्ट पोएम फायर एंड आइस इज अ स्ट्रॉन्ग सिम्बॉलिक पोएम वेयर फायर इज यूज्ड एज द इमोशन ऑफ डिज़ायर, एंड आइस जो है वो हेट्रेड का सिंबल है, कोल्डनेस का सिंबल है. सो वी हैव टोल्ड हेयर दैट इट इज़ ऑल्सो अ शॉर्ट पोएम in which the people are having two different views. Two groups of people are there who have their own possible explanation for the end of the world. One group is saying that fire can destroy each and every possibility of life. The other is saying that ice is also competent enough, कि जो आइस है वो भी competent enough है दुनिया को, वर्ल्ड को फिनिश करने के लिए. इट वुड लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया को फिनिश करने के लिए competent है. बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विद सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस, कि जो दुनिया के इमोशंस हैं, पीपल के जो इमोशंस हैं, डिज़ायर सिम्बोलाइजिंग फायर एंड हेट्रेड सिम्बोलाइजिंग आइस, तो दोनों के दोनों से ही दुनिया फिनिश हो सकती है. इट मीन्स कि हमारी डिज़ायर्स हैं जो इंक्रीज़ होती जा रही हैं, उस डिज़ायर्स की वजह से, इंक्रीजिंग डिज़ायर्स की वजह से हम लोग दूसरों के साथ एक कोल्डनेस, एक बिट्रेनेस जो है, हम बिट्रेयल जो है हम फीलिंग्स यूज़ करते हैं. सो दैट विल रिजल्ट इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड. Thus, he considers fire as more competent for destruction. So, the poet is favoring fire here. The poet is favoring those people who are saying that the world will end in fire. But then, in the next extract, he thinks, in the next lines, then he thinks that icy hatred is also as equal of ruining humans. So, if the earth was to end twice, ice would also be as good as fire. सिमिलरली इफ़ फायर वुड लीड टू रैपिड डिस्ट्रक्शन, आइस वुड लीड टू साइलेंट डैमेज, कि अगर फायर जो है बहुत स्पीड में डिस्ट्रक्शन करती है, डिस्ट्रॉय करती है,
आइज़ जो है साइलेंट डैमेज करेगी। हम हेटेड रखते रहते हैं दूसरों से और कोल्डनेस रखते रहते हैं, हम बात करना पसंद नहीं करते और वो धीरे 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 वर्ल्ड को ख़त्म कर देता है, हमें ही ख़त्म करता चलता है। Similarly, fire is pure passion, ice is pure reason. Thus, the poem very artistically underpins the philosophy. It is showing that we let our emotions rule us. कि हम अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, और अगर हम इनको कंट्रोल नहीं करेंगे, इफ़ वी आर नॉट कंट्रोलिंग देम, दे विल श्योरली ब्रिंग अस चाउल्स। ये ज़रूर एक तबाही ला देंगे और दुनिया को ख़त्म कर देंगे। सो दिस एज वेल इज़ द थीम ऑफ द पोएम ऑल्सो। यही थीम भी है पोएम का। It is that the world will be destroyed someday, and the poet is of the views that there will be two reasons for its destruction, fire and ice. Fire symbolizes greed or passion or desire, और ice क्या symbolize करती है? Coldness and hate. Same is the central idea here. The poet says that the world is bound to destroy one day. कि world जो है किसी ना किसी दिन destroy होना ही है, but how it will be destroyed by fire or greed, जिसकी वजह से जो पर्सन हैं, जो पीपल हैं, वो पता नहीं कितने तरह के डीड्स ब्लंडर्स करते चलते हैं इस डिज़ायर की वजह से, ग्रीड की वजह से। लालच आप भरता रहता है उनके अंदर और वो दूसरों को कुछ नहीं समझते हैं उसके कंपैरेटिवली। सो इफ़ द वर्ल्ड वुड हैव टू पैरिश ट्वाइस, तो पोएट इज सेइंग कि अगर वर्ल्ड को ख़त्म ही होना है तो कोल्डनेस या हेट भी उतनी ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। सो ग्रीड एंड हेट आर द ग्रेटेस्ट एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी। और पोएट कहता है कि अपने आप को विच मस्ट control our feelings or emotions, otherwise the world will end in coldness and desires also. Now we come to the literary devices used in the poem here. We know that first is about rhyme scheme, and whenever we are seeing the first line, some say the world will end in fire, some say in ice. Fire is not pronounced as ice, so it is A, B. फिर डिज़ायर इज़ राइम्ड एज फायर, अगेन ए, और फायर फिर किससे है? फिर अगेन ए से है। सो द राइम स्कीम इज़ ए बी ए ए। हेयर द राइम स्कीम इज़ ए बी ए ए। इट इज़ रॉन्ग हेयर, ये जो है ये रॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पे। इट इज़ नॉट लाइक दिस, इट्स ए बी ए ए आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू असोनेंस। असोनेंस हमने पहले ही बताया था, असोनेंस इज़ द रेपिटेशन ऑफ वावल। जहाँ पे वावल्स की रेपिटेशन होती है वहाँ पे असोनेंस होता है। दोज हु फेवर आइस, इसमें आप बार बार देखोगे दोज हु फेवर, जिसमें ओ की रेपिटेशन, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसमें सभी में ओ की रेपिटेशन है, दैट इज असोनेंस, वावल्स की रेपिटेशन है। देन वी कम टू अलिट्रेशन। अगर हम अलिट्रेशन को देखते हैं, सो हेयर यू कैन सी हेयर फेवर फायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कंसोनेंट्स की रेपिटेशन जब होती है, वेन एवर देयर इज द रेपिटेशन ऑफ कंसोनेंट फर्स्ट वर्ड की, फेवर और फायर में एफ वर्ड की रेपिटेशन है, तो दैट इज अलिट्रेशन। अलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हेयर। नेक्स्ट वी कम टू इमेजरी। एंड इमेजरी क्या होती है कि जब हम कोई भी अगर कोई लाइन पढ़ रहे हैं और साथ साथ हमारे माइंड में वही इमेजिनेशन चलती है, हम कहते हैं कि दुनिया जो है फायर से ख़त्म हो रही है और हमारे पास हमारे माइंड में फायर चलती चली जाएगी, उसकी इमेज बनती जाएगी। इसी तरह से अगर आइस को हम लाइन पढ़ रहे हैं और आइस की इमेज बनती चली जा रही है, सो दैट इज़ इमेजरी पोएटिक डिवाइस इज़ यूज्ड हेयर। नेक्स्ट इज अनाफोरा, द रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन एट द स्टार्ट ऑफ 2 or more consecutive लाइन्स। कि हमने जब देखा है कि इसमें सम से, अनाफोरा क्या होता है, जब लाइन सम से, फर्स्ट लाइन में भी सम से ही स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट लाइन भी सम से ही स्टार्ट हो रही है, अगर उन्हीं 2-3 वर्ड्स से 2 या 3 लाइन्स स्टार्ट हो रही हैं अगेन, तो दैट इज अनाफोरा पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर। देन इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि जब किसी नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट को या नॉन लिविंग थिंग को वो कोई ऐसा एक्शन करे जो लिविंग थिंग्स ही कर सकते हैं, सो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। इट मीन्स दोज ऑब्जेक्ट्स आर पर्सोनिफाइड। अब इसमें फायर एंड आइस जो हैं वो दे आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो डिस्ट्रक्शन कर रही हैं, वो दुनिया को फिनिश कर रही हैं बाय गिविंग द माइंड एंड पावर टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग। सो फायर एंड आइस का पर्सोनिफिकेशन किया गया है। देन इज एंजैममेंट। एंजैममेंट क्या है आपको बताया था,
in first poem also कि whenever a line is not complete and it is going on, it is continued in the next line also. ये देखो ये line continue है, from what I have tasted of desire I hold with those who favor fire. कि एक लाइन पूरी कंप्लीट नहीं हो रही है, वो लास्ट आगे तक चलती जा रही है विदाउट कॉमर्स, विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स. सो दैट इज enjambment poetic device is used here. So we have discussed the poem line by line, its summary, its central idea, its theme also, and the literary devices also. Hope you have understood the poem very well. Have a nice day.